राजेश और नीलिमा की शादी में करीब 14 साल बीत चुके थे और अभी 2 साल पहले ही उन्होंने लोन लेकर अपना नया मकान बनवाया था, जिसमें वो शिफ्ट हो चुके थे। और अभी पिछले साल राजेश के छोटे भाई राहुल की शादी सुप्रिया से हुई थी। आज घर में पूजा थी, जिसमें दोनों देवरानियां जेठानियां अच्छे से तैयार हुई थी और नीलिमा और राजेश वक्त पर पूजा में पहुंच चुके थे। अचानक देवरानी सुप्रिया को देखकर नीलिमा की नजरें उसी पर ही टिक गई। ये क्या? सुप्रिया ने सासू माँ के गहने पहन रखे थे, वो भी देवर जी के सामने। तभी देवर राहुल सुप्रिया की तारीफ करता हुआ बोला, अरे वाह, ये गहने तुम पर कितने अच्छे लग रहे हैं, इससे तुम्हारा रूप और निखर आया है। ये सुनकर सुप्रिया शर्मा गई। उसे शर्माता देखकर राहुल भी मुस्कुरा दिया। तभी राहुल की आंखें नीलिमा से टकरा गई। पता नहीं क्या सोचकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। नजरें नीचे की तो की, वो तो वहां से उठकर ही चला गया। तब नीलिमा ने अपने पति राजेश की तरफ देखा। राजेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तब तक सासू माँ भी कमरे से बाहर आ गई और नीलिमा से बोली, बहू, पूजा की सब तैयारी हो गई? जी माँ जी, सारी तैयारी हो चुकी है, बस आप आकर पूजा में बैठ जाइए। ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने, तुम होती हो तो मुझे फिक्र नहीं होती है, हर काम समय पर ही हो जाता है। अब तुम दोनों बहुएं भी आकर बैठ जाओ ताकि जल्दी से हम लोग कथा कह ले। कहते हुए सासू माँ वहाँ आकर बैठ गई। तभी सासू माँ की नज़र नीलिमा की तरफ गई। उसे देखकर वो बोली, अरे बहू, तुमने गहने नहीं पहने? ये सुनकर नीलिमा ने कहा, माँ जी, आते समय जल्दी में गहने वही छूट गए, हमारा मम्मी के वहाँ जाना नहीं हो पाया। अभी मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि तुम गहने तो यही छोड़ गई, पूजा में क्या पहनोगी? अच्छा, तो अब तुम क्या बिना गहने के ही पूजा में बैठोगी? बेटा, तुम सुहागन हो, गहने पहनकर ही पूजा में बैठा करो, सासू माँ ने कहा। पर मम्मी जी, आप तो गहने भूल गई ना। कोई बात नहीं, इस बार मैं तो आर्टिफिशियल गहने पहनकर ही बैठ जाऊंगी, नीलिमा ने जवाब दिया। अरे मेरे होते ये तुम आर्टिफिशियल गहने क्यों पहनोगी? अभी तो मैं हूँ ना, सासू माँ ने कहा। फिर वो अपनी छोटी बहू से बोली, छोटी बहू, बड़ी बहू गहने नहीं लाई है, या तो तुम मेरे गहने बड़ी बहू को दे दो, नहीं तो अपने गहने दे दो ताकि वो गहने पहनकर पूजा में बैठ सके। मम्मी जी, मेरे गहने तो मैंने बैंक से निकलवाए नहीं है, सुप्रिया ने कहा। तो सासू माँ हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। पर तुम कल राहुल के साथ बैंक गई तो थी निकालने के लिए? हाँ, पर उन्होंने कहा कि तुम तो रहने ही दो, मम्मी के गहने ही पहन लेना, सासू माँ अचानक सुप्रिया ने कहा। तो सासू माँ और ज़्यादा हैरान हो गई। उन्होंने उसी समय राहुल को बुलाया। राहुल, तुमने सुप्रिया के गहने बैंक से क्यों नहीं निकाले? तुम्हें पता था ना कि आज घर में पूजा है और घर की बहुएं पूजा में गहने पहनकर ही बैठती है। हाँ मम्मी, पता है, पर आप तो गहने पहनती नहीं हो और आपके गहने आप घर में ही रखती हो, तो भला सुप्रिया को गहने निकालने की क्या ज़रूरत थी? वो तो आपके ही गहने पहन लेती। बेटा, ये तो मैं अपने गहने घर पर रखती हूँ, अगर मैं भी सुप्रिया को गहने नहीं देती तो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अगर अपने गहने सुप्रिया को नहीं देती तो वो क्या पहनती? और फिर अब बड़ी बहू क्या पहनेगी? वो गहने लाना भी भूल गई। वो भूल गई या जानबूझकर छोड़ आई? राहुल ने कुटिल मुस्कान के साथ नीलिमा की तरफ देखकर कहा। ये देखकर सासू माँ गुस्से में बोली, राहुल, राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? राजेश ने कहा, यही कि तुम लोग जानबूझकर गहने लेकर नहीं आए हो। गहने तो आपने मायके में रख कर आ गई है, सोचकर कि अब तो सास के गहने ही हड़प लूँगी। राहुल नीलिमा को बड़ा बड़ा जवाब देते हुए बोला। राहुल, तमीज़ से बोल, गहने मेरे हैं, मैं फैसला करूँगी कि इन्हें कौन पहनेगा, सासू माँ ने कहा। मम्मी, इन पर हमारे ही तो हक है, आज नहीं तो कल ये गहने हमारे ही तो होगा। सुप्रिया नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा इन्हें?
वैसे भी आप हमारे साथ रहती हो, आपकी सेवा हम करते हैं, तो इन पर हमारा ही तो हक है। राहुल बोला। सुनकर सासू माँ, राजेश और नीलिमा तीनों हैरान रह गए। राहुल, कितना लालच भरा है तेरे मन में। अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है जो तू इन चीजों पर अपना हक जमा रहा है, और ना ही मेरे बड़े बेटे बहू ने मेरा त्याग किया है। जो सब कुछ तेरे अकेले के नाम पर हो जाए, इन सब पर इन दोनों का भी हक है, तेरे अकेले का हक नहीं है जो तू ऐसी बातें बोल रहा है। सासू माँ ने कहा। आखिर झगड़े को देखकर नीलिमा को वो दिन याद आ गया जब शादी के कुछ दिन बाद सासू माँ ने उसे अपने गहने पहनने को दिए थे। उस दिन भी राहुल यूं ही बहस कर रहा था। भाभी, ये गहने मेरी मम्मी के हैं, आपने इसे क्यों पहन लिए? आपके पास गहने की कोई कमी है क्या जो मेरी मम्मी की गहनों पर नज़र मार रखी हो? देवर राहुल अपनी भाभी नीलिमा को सुनाते हुए बोला। पर देवर जी, ये गहने तो मुझे मम्मी जी ने ही पहनने के लिए दिए हैं। नीलिमा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दिए तो अपने रख लिए। इतनी नीयत खराब है आपकी, राहुल फिर बोला। राहुल, कैसे बात कर रहा है तू अपनी भाभी से? मम्मी ने खुद से गहने दिए हैं, इसने जाकर मांगे नहीं थे उनसे। तू होता कौन है इस तरह से बोलने वाला? पति राजेश नीलिमा के पक्ष में कहा। अरे वाह, भाभी के आते ही मुझसे पूछने लगे कि तू होता कौन है इस तरह से बोलने वाला? मेरी माँ के गहने हैं, एक बार नहीं 10 बार बोलूँगा। गहने पहनने का इतना ही शौक है तो खुद के गहने पहनो, और वो भी कम पड़ रहे हैं तो अपने पति से बोलो। राहुल राजेश के सामने आते हुए बोला। राहुल, बहू कोई मेरी अलमारी में से गहने निकाल कर नहीं लाई थी, मैंने ही उसे गहने पहनने को दिए थे। भाभी तुमसे बड़ी है, कम से कम तमीज से बोलो। तब सासू माँ की बात सुनकर राहुल चुप हो गया था, लेकिन अब समझ में आ रहा था कि राहुल के मन में कितना जहर भरा हुआ था। क्यों वो मम्मी जी की किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने देता था। सासू माँ को समझ में आ चुका था कि उनका छोटा बेटा राहुल बहुत ही झगड़ेल और शातिर है, और उन्हें ये भी समझ में आ चुका था कि अगर अभी उन्होंने कोई सख्त फैसला नहीं लिया और अपने छोटे बेटे को सबक नहीं सिखाया तो आगे नुकसान उनका ही होगा। उन्होंने साफ बोला, राहुल, तू मेरी सेवा नहीं कर रहा है और ना ही मुझे रख रहा है। मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ और सरकारी नौकरी करती थी तो मैं अच्छी खासी पेंशन पाती हूँ। ऊपर से तेरे पिताजी जो मेरे लिए अच्छी खासी धन संपत्ति छोड़ गए हैं। मैं तेरे ऊपर या राजेश के ऊपर आश्रित नहीं हूँ, और ये घर मैंने और तेरे पापा ने अपने मेहनत की कमाई से बनवाया है। राजेश ने 2 साल पहले लोन लेकर अपना घर बनवाया है, और लोन की किस्त में उसकी अच्छी खासी कमाई हर महीने करती है। तेरा दम है तो तू भी लोन लेकर अपना मकान बनवा ले। हमने ना राजेश को रोका था ना तुझे रोकेंगे, क्योंकि हर किसी को अपना मकान बनवाने का हक होता है। लेकिन क्या मुझे समझ में नहीं आता कि तू कितना चालाक है। तूने देख लिया कि तेरे भाई ने तो लोन लेकर अपना मकान ले लिया है, तो तूने अपने दिमाग में ये बात फिट कर ली कि ये घर तू रख लेगा। ऐसे कैसे ये घर तू रख लेगा? ये मेरा घर है और मेरे दोनों बेटियों में बराबर बटेगा, और ये जेवर भी मेरी है जो कि मेरे दोनों बहुएं में बराबर बांटेंगे। सपने में भी मत सोचना कि मैं अपना सारा कुछ तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें तो पता ही है मैं भी सरकारी टीचर थी, अच्छी खासी सेविंग है मेरी। तो ये बहम तुझ में कहाँ से हो गया कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो? अभी तो मुझे किसी भी सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बल्कि तुम लोग मेरे घर में आराम से फ्री में रह रहे हो, और तुम्हें पता है अगर इस घर से निकलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरा ही घर में रहकर मुझे ही 2 बातें सुना रहे हो, और रही बात मेरी सेवा करने की, तो जब मेरी वैसी स्थिति होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बड़े बेटे बहू भी
मेरी सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, कान खोल कर सुन लो। ये घर और मेरे सारे जेवर और मेरा सारा पैसा मेरे जीते जी सिर्फ और सिर्फ मेरे है, और मेरे बाद दोनों भाइयों में बराबर बराबर बढ़ेगा। उसका सारा इंतज़ाम मैं करके जाऊंगी। और अगर अभी भी तुम्हें गलत फहमी है कि तुम लोग मेरे लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी सारे रास्ते खुले हैं। तुम लोग आराम से यहाँ से जा सकते हो। राहुल को अच्छे से समझ में आ चुका था कि अगर वो इस घर से निकलेगा तो नुकसान उसका ही है, क्योंकि अच्छा खासा लोन उसे चुकाना पड़ेगा या फिर किराया देना पड़ेगा। यहाँ पर तो उसके किराए या लोन के सारे पैसे के साथ साथ खाने पीने का खर्च में बच जाता है, क्योंकि घर के राशन पानी बिजली बिल वगैरह सारा कुछ मम्मी देख लेती है। उसके बाद सासू माँ ने अपनी बड़ी बहू और बेटों से बोला, तुम दोनों अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाओ और थोड़ा तेज बनो। बरसों से देख रही हो कि राहुल तुम लोगों को बात बात पर जलील करता है और खड़ी खोटी सुनाता है, और तुम दोनों जवाब भी नहीं देते। अब तो वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आया है, और तभी तुम दोनों ने मुंह नहीं खोला। ठीक है, मैं अपने जीते जी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन अगर आप तुम दोनों ने अपने आप में सुधार नहीं लाया और राहुल को ये एहसास नहीं दिलाया कि दिमाग और जुबान तुम लोगों के पास भी है, तो मेरी बात राहुल तुम लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, और अपने माँ बाप की संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी तुम लोगों के हाथ नहीं लगेगी। याद रखना, इसलिए अभी भी वक्त है अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ, क्योंकि ये बात सच है कि भाई भाई में बेईमानी होती है, पर यह भी सच है कि बेईमानी अक्सर उस भाई के साथ होती है जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाता है और सोचता है लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा। लेकिन मेरा कहना है, बेईमानी से किसी का हक लेना नहीं चाहिए, लेकिन बेईमानी में अपना हक गंवाना भी नहीं चाहिए। उम्मीद है तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद सासू माँ ने छोटी बहू से बोली, और सुप्रिया, कुछ गहने तुम पहन लो और कुछ गहने बड़ी बहू को दे दो पहनने के लिए, और कल के कल जाकर अपने गहने लॉकर से निकाल लो। और नीलिमा, तुम भी अपने गहने अपने मायके से मंगवा लो। अब आज के बाद मेरे गहने मैं किसी को नहीं पहनने के लिए दूंगी, बल्कि अपने जाने से पहले ऐसा इंतज़ाम करके जाऊंगी कि तुम लोग आराम से इसका बंटवारा कर सको। और राहुल, तुमने अगर आइंदा ऐसी हेकड़ी दिखाई ना, तो याद रखना मैं कोई बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। राहुल को समझ में आ चुका था कि ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ालू बनकर उसकी माँ के आगे उसकी बेईमानी की दाल नहीं गलने वाली, और अब राजेश को भी समझ में आ चुका था कि ज़रूरत से ज़्यादा सीधा बनकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान और बेइज्जती ही मिलेगी। इसीलिए दोनों ने खुद में सुधार करने की ठान ली थी।